गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक इज स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन। देखिए स्प्लाइन के बारे में पढ़ते हैं पहले। स्प्लाइन इज ए फ्लेक्सिबल स्ट्रिप यूज टू प्रोड्यूस ए स्मूथ कर्व थ्रू ए डेजिग्नेटेड सेट ऑफ पॉइंट्स। Several small weights are distributed along the length of the strip to hold it in position on the drafting table as the curve is drawn। देखिए स्प्लाइन क्या है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिप होती है, कुछ फ्लेक्सिबल स्ट्रिप इसको बोलेंगे हम, यूज टू प्रोड्यूस ए स्मूथ कर्व। ये स्मूथ कर्व जो होंगे उनको प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है थ्रू ए डिज़ाइंड सेट ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारी ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिप होगी, मान लो सपोज कर लेते हैं कि हम इस टाइप में कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रिप है, इसको हम स्प्लाइन का नाम कर दे देते हैं। तो इसके ऊपर स्मॉल जो है, इसने बोला नेक्स्ट कि स्मॉल वेट्स जो है आर डिस्ट्रीब्यूटेड, स्मॉल वेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। की जो स्ट्रिप है इसकी जो लेंथ है इसके अलोंग क्या किया कि यहाँ पे स्मॉल जो है वेट्स रख दिए जाते हैं। ये क्यों रखे जाते हैं? ताकि इसकी जो पोजीशन है, जो इसकी पोजीशन है वो इस तरीके से सपोज हमने रखी है तो वो इस पोजीशन में रखने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मान लो अगर हमने इसकी शेप कुछ और शेप लेनी है, कुछ इस टाइप में शेप ले रहे हैं तो इस टाइप में इसको सेट करने के लिए स्मॉल वेट्स रख दी जाती है, क्योंकि ये जो स्ट्रिप होती है ये हमारी फ्लेक्सिबल होती है। तो इसकी जो शेप है उसको मेंटेन करके रखने के लिए इसके ऊपर स्मॉल वेट्स रखे जाते हैं। और ये हमारी यूज़ कहाँ पे होती है? डिज़ाइनिंग वगैरह में यूज़ होती है, और ऑन द ड्राफ्टिंग टेबल के ऊपर इसको रख के इस स्ट्रिप को, और इस तरीके से हम जो है शेप्स जो है क्रिएट करते हैं। देखिए स्प्लाइन क्या है? स्प्लाइन आर स्मूथ कर्व पासिंग थ्रू गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स। स्प्लाइन जो है वो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि स्मूथ कर्व्स होते हैं जो कि पास करते हैं थ्रू गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स गिवन है उसके ऊपर से पास करेगी स्प्लाइन जो है इसका पर्टिकुलर कोई हम एक शेप नहीं बोलेंगे, ये फ्लेक्सिबल है, इसकी शेप हमारी अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स जो है वो चेंज हो सकती है। स्प्लाइन है और कैन बी क्लोज्ड और लूप और ओपन। स्प्लाइन जो है वो क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे है कि देखिए जो इस तरीके से क्लोज्ड एक लूप क्रिएट कर रहा हो तो वो हमारा क्लोज्ड स्प्लाइन में आ जाएगा, और जहाँ पे ये ओपन होगा, अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो अलग अलग हैं तो इसको हम ओपन स्प्लाइन कहेंगे। क्लोज स्प्लाइन में ये हो सकता है कि जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे और पॉइंट्स होंगे लेकिन ये मीट करेगा यहीं पर आकर वापस स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ये हो जाएगा तो क्लोज लूप बन जाता है, तो वो होगी क्लोज स्प्लाइन। और जहाँ से ये ओपन है और ये हो जाएगा हमारा ओपन स्प्लाइन। स्प्लाइन सरफेस कैन बी डिस्क्राइब्ड विद टू सेट्स ऑफ ऑर्थोगोनल स्प्लाइन कर्व्स। देखिए स्प्लाइन का यूज़ क्या है? स्प्लाइंस आर यूज्ड इन ग्राफिक एप्लीकेशंस। ये हमारे यूज़ होते हैं ग्राफिक एप्लीकेशंस में। कहाँ पे यूज़ होते हैं ये? फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूज़ होंगे टू डिज़ाइन कर्व एंड सरफेस शेप। कर्व्स होंगे कोई या कोई सरफेस की बात करें तो उसके शेप्स को डिज़ाइन करने में हमारा जो है स्प्लाइन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जैसा हमने पहले पढ़ा कि स्प्लाइन फ्लेक्सिबल है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं वो स्ट्रिप को। तो इसलिए हमारे ये कर्व या फिर सरफेस जो है उसकी शेप्स को डिज़ाइन करने में जो है स्प्लाइंस यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ है टू डिजिटाइज ड्राइंग्स फॉर कंप्यूटर स्टोरेज। टू डिजिटाइज ड्राइंग्स फॉर कंप्यूटर स्टोरेज। देखिए जो कंप्यूटर की स्टोरेज होगी, मेमोरी होगी, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए हमें जो है यूज़ कर सकते हैं स्प्लाइन को टू डिजिटाइज करने के लिए, यानी कि ड्राइंग करने के लिए। किसके लिए? कंप्यूटर्स की जो स्टोरेज है उसकी डिज़ाइनिंग के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इसके अंदर टू स्पेसिफाई एनिमेशन पाथ्स फॉर ऑब्जेक्ट्स और द कैमरा इन अ सीन। देखिए स्पेसिफाई करने के लिए एनिमेशन पाथ, जो भी हम एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं उसका हमारा पर्टिकुलर क्या पाथ होगा उसको सेट करने के लिए भी स्प्लाइन का यूज़ किया जाता है। और ये जो एनिमेशन पाथ है ये किसके लिए होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें या फिर और द कैमरा इन ए सीन, कोई भी हम सीन लें तो उसके सीन या ऑब्जेक्ट का जो भी हम एनिमेशन ले रहे हैं उसके ऊपर, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारा एनिमेशन में चल रहा है या कोई सीन है वो एनिमेशन में चल रहा है, तो उसका जो पर्टिकुलर पाथ है उसको सेट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए स्प्लाइन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा स्प्लाइन है ना वो यूज़ होता है कैड एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है। ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, देखिए कैड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड एप्लीकेशंस फॉर स्प्लाइन इंक्लूड द डिज़ाइन ऑफ कहाँ ऑटोमोबाइल बॉडीज़,
जो भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी बॉडी डिज़ाइन के लिए, उनकी शेप, जैसे कि हम बात कर लें, सपोज़ हम कोई कार का डिज़ाइन बना रहे हैं या फिर कोई और ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसका डिज़ाइन बना रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी ऑटोमोबाइल है उसकी बॉडी यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होगा ये। इसके अलावा ये यूज़ होता है एयरक्राफ्ट सरफेसिस में, जो ये एयरक्राफ्ट है ना उनका सरफेस क्रिएट करने में यूज़ होगा इसका। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट सरफेस, जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनका सरफेस सिमिलर से हो गई है, एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट इनके सरफेसेस डिज़ाइन के लिए यूज़ होगा। और इसके अलावा एक यूज़ इसका और कहाँ होगा, शिप हल्स में। देखिए जो शिप होते हैं ना उनके हल्स में, हल्स होता है वहाँ पे एक ओपनिंग पार्ट होता है, तो वहाँ पे उसकी डिज़ाइनिंग के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं स्प्लाइन। तो ये हमारा यूज़ हो गया कि इसकी कैड एप्लीकेशंस यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि जहाँ पे हम कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर की हेल्प से डिज़ाइन तैयार करते हैं किसी ऑटोमोबाइल का या एयरक्राफ्ट का या स्पेसक्राफ्ट का या शिप का। तो ये हमारे पास इसके यूजेस थे। इसके बाद देखिए कि जो स्प्लाइन है इसमें हम देखते हैं क्यूबिक स्प्लाइन की बात कर रहे हैं। क्यूबिक स्प्लाइन, देखिए क्यूबिक स्प्लाइन आर पॉपुलर एज दे आर सिंपलर टू कंप्यूट, प्रोवाइड कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कर्व इट्स स्लोप। जो क्यूबिक स्प्लाइन है ये हमारे पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा। वाई? बिकॉज दे आर सिंपल टू कंप्यूट। एक तो इनको कंप्यूट करना जो है बहुत सिंपल है। सेकेंडली क्या कहता है कि ये प्रोवाइड करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कर्व और इट्स स्लोप। जो भी कर्व है उसके अंदर एक कॉन्टिन्यूटी से प्रोवाइड कर रहा है साथ में, और इसके जो उसका स्लोप आ रहा है। तो ये हमारा जो क्यूबिक स्प्लाइन है, तो इसलिए ये तो हमारा जो है पॉपुलर ज़्यादा होता है ये। इसमें नेक्स्ट आती है कि जनरल इक्वेशन क्या बनेगी 2D क्यूबिक स्प्लाइन की। देखिए जो क्यूबिक स्प्लाइन है इसको हम 2D और 3D दोनों में कवर अप करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जो 2D क्यूबिक स्प्लाइन है उसकी एक जनरल इक्वेशन आती है इधर। देखिए वो कैसे बनेगी, y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर प्लस a3t क्यूब। देखिए यहाँ पे a0, a1, a2, a3 ये हैं कॉन्स्टेंट्स हैं टू बी कंप्यूटेड। a0, a1, a2, a3 आर कॉन्स्टेंट्स टू बी कंप्यूटेड, सो वी नीड 4 बाउंड्री कंडीशंस टू इवेल्युएट दैम। तो इनको हमें इवेल्युएट करने के लिए जो है 4 बाउंड्री कंडीशंस की नीड पड़ेगी। ये हमारे पास इसकी जो है जनरल इक्वेशन क्रिएट होती है। इसके बाद इसके अंदर आती है पैरामीट्रिक फॉर्म। 2D क्यूबिक स्प्लाइन की जो पैरामीट्रिक फॉर्म है, देखिए वो किस टाइप में बनेगी कि x इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1u प्लस a2u स्क्वेयर प्लस a3u क्यूब। अब ये 2D है तो इसके अंदर दूसरी एक्सिस हमारे पास y आ जाएगी। तो y के अंदर जो हम कॉन्स्टेंट्स ले रहे हैं वो b ले रहे हैं। इसके अंदर हमने a लिए थे x के अंदर और y के अंदर हम b ले रहे हैं। तो ये हो जाएंगे b0, ऐसे ही चलेगा सेम, b1u प्लस b2u स्क्वायर प्लस b3u क्यूब। ये है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ 2D क्यूबिक स्प्लाइन। अब यहाँ पे जो u है, दिस u जो है वो लाई करता है बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू टू कवर द डिजायर रेंज ऑफ द कर्व। देखिए u लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू टू कवर द डिजायर रेंज ऑफ द कर्व। नेक्स्ट आती है फिर पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ 3D क्यूबिक स्प्लाइन। अब देखिए ये जो हमने 2D की पढ़ी थी, ऐसे ही हमारे पास जो है 3D के लिए आती है। 3D क्यूबिक स्प्लाइन, 3D में हमारे पास ना ये फंक्शंस आएंगे, x इज इक्वल टू एफ टी, वाई इज इक्वल टू जी टी एंड z इज इक्वल टू एच टी। तो ये फंक्शंस हैं, x एफ टी एक फंक्शन ये हो जाएगा, एंड जो सेकेंड एक्सिस है y उसके लिए फंक्शन हमारे पास g आ जाएगा, और जो z एक्सिस है उसके लिए फंक्शन यहाँ पे h आ जाता है।
तो ये 3 आ गए। अब जैसा हमने ये पैरामीट्रिक फॉर्म 2D के लिए करी थी, ऐसे ही 3D के लिए भी हो जाएगी। देखिए ये चीज़ तो सेम रहेगी एज इट इज़ 2D की तरह है बिल्कुल। तो यहाँ पे एक एक्सिस और ऐड हो जाती है Z। तो उसके लिए Z के लिए जो कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे वो C यूज़ कर लेंगे। x के लिए A, y के लिए B, तो Z के लिए हम C यूज़ कर लेंगे। तो ये सेम इक्वेशन यहाँ भी ऐसे ही बनेगी, C0 प्लस C1U प्लस C2U स्क्वायर प्लस C3U क्यूब। तो ये देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है जो पैरामीट्रिक फॉर्म क्रिएट होती है। तो यहाँ पे अगेन हम वही बात करेंगे कि जो U है सेम कि वो लाई कहाँ करता है, बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज, जो भी मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगी या रेंज होगी टू कवर द डिज़ायर रेंज ऑफ कर्व, कि जो भी कर्व है हमारे पास उसकी जो रेंज हमने जो कवर करनी है, तो उसकी मिनिमम रेंज क्या है और उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, उसके बीच में लाई करती है U की वैल्यू। और जो यहाँ पे T होगा, ये जो T हमने फंक्शन यूज़ किया है, ये हमारा लाई करता है बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसके अंदर स्प्लाइन कर्व की क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्लाइन कर्व, देखो यहाँ पे हमने इसको क्लासीफाई किया गया है। बेसिकली 4 यहाँ पे कैटेगरीज होंगी, पीस वाइज क्यूबिक स्प्लाइन, बेजियर स्प्लाइन, बी स्प्लाइन और लास्ट है बीटा स्प्लाइन। तो अब यहाँ पे जो ये हमारे पास बेसिक जो ये क्लासिफिकेशन है, 4 क्लासिफिकेशन आ गई। इन क्लासिफिकेशन में ये जो हमारे पास पीस वाइज क्यूबिक स्प्लाइन है और जो बी स्प्लाइन है, इनको फर्दर हम आगे क्लासीफाई करते हैं। तो देखते हैं पीस वाइज क्यूबिक स्प्लाइन में हमारे पास कौन कौन से स्प्लाइंस आते हैं। एक तो आता है हर्मिट स्प्लाइन, नेक्स्ट है कार्डिनल स्प्लाइन, कोचेंक बार्टल स्प्लाइन, नॉर्मलाइज स्प्लाइन एंड कोड अप्रोक्सीमेटेड स्प्लाइन। ये इनके नाम हैं जो पीस वाइज क्यूबिक स्प्लाइन के अंदर कवर होते हैं। नेक्स्ट आता है फिर बेजियर स्प्लाइन और बेजियर सरफेस जो है इसके अंदर कवर होंगे। और अगला आता है बी स्प्लाइन के अंदर ये आ जाएंगे ओपन बी स्प्लाइन और क्लोज्ड बी स्प्लाइन। देखिए वही वाली बात आ जाती है जहाँ पे वो ओपन होगा, जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लास्ट पॉइंट को अलग बोल सकते हैं, और ऐसे ही क्लोज्ड होगा। सिमिलरली यूनिफॉर्म नॉन रेशनल बी स्प्लाइन और नॉन यूनिफॉर्म बी स्प्लाइन। देखिए यूनिफॉर्म नॉन रेशनल बी स्प्लाइन है एक, और एक है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो है इसके अंदर इसकी जो वैल्यूज़ है वो अलग होती है। जो यूनिफॉर्म है इसके अंदर क्या होगा कि जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो एक जैसा आएगा, और जो नॉन यूनिफॉर्म होती है उसमें जो डिफरेंस है वो हमारा वेरी कर जाता है। और लास्ट इसमें आता है फिर बीटा स्प्लाइन। तो ये इसकी बेसिक जो है क्लासिफिकेशन थी। देखिए अब जो ये इसकी क्लासिफिकेशन करी थी ये हमने जो है अकॉर्डिंग टू इसकी डिफरेंट जो ये पीस वाइज क्यूबिक स्प्लाइन हो गया, बेजियर स्प्लाइन, बी स्प्लाइन, बीटा स्प्लाइन है, ये अकॉर्डिंग टू इसकी अलग अलग जो शेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ना 2 बेसिक कैटेगरीज आ जाती हैं स्प्लाइन कर्व की। ये जो हम बेसिक कैटेगरीज हैं ये हम इन जनरल बात करेंगे इसकी। तो ये जो क्लासिफिकेशन होगी या फिर कह सकते हैं जो ये कैटेगरी है स्प्लाइन कर्व्स की, ये होती है अकॉर्डिंग टू कंट्रोल पॉइंट्स। ये कंट्रोल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। जो हमने पीछे का क्लासिफिकेशन पढ़ी है उसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स कवर अप हो रहे हैं, बट यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ये ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स है कि कंट्रोल पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये कैटेगरी है। तो इसमें ना 2 कैटेगरीज आती हैं, एक आता है इंटरपोलेटेड स्प्लाइन और एक आता है अप्रोक्सीमेटेड स्प्लाइन। देखिए जो पहला है इंटरपोलेटेड स्प्लाइन कौन सा होगा, जहाँ पे स्प्लाइन हमारा ना सभी कंट्रोल पॉइंट से पास करता हो। जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स हैं स्प्लाइन उन सब से पास करेगा, यानी कोई भी जो पॉइंट है वो वैकेंट नहीं रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे कहता है कि देखिए इसकी डेफिनेशन, व्हेन कर्व पासिस थ्रू ईच कंट्रोल पॉइंट द रिजल्टिंग कर्व इज सेड टू बी इंटरपोलेटेड स्प्लाइन। जब वो हर एक कंट्रोल पॉइंट से पास करेगा। अब यहाँ पे आप कोई भी ऐसे कंट्रोल पॉइंट्स ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास ये बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो अगर हमारा स्प्लाइन देखिए अगर सभी पॉइंट्स में से पास कर रहा है तो शेप कोई भी हो सकती है। ये शेप ले लेते हैं या फिर कुछ इस टाइप में ले लेंगे हम, देखिए इस तरीके से। तो अगर ये हमारा सभी कंट्रोल पॉइंट से पास कर रहा है तो उसको हम नाम देते हैं इंटरपोलेटेड स्प्लाइन का। इसी में दूसरा आता है फिर अप्रोक्सीमेटेड स्प्लाइन कौन सा होगा, कि जहाँ पे वो सभी कंट्रोल पॉइंट से पास नहीं करता। अप्रोक्सीमेटेड का मतलब हो गया लगभग
पॉइंट्स, यानी कि लगभग का मतलब ये होगा कि सभी से नहीं करेगा, लेकिन लगभग मिलते जुलते से कि लगभग कवर हो रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटेड स्प्लाइन में बोलता है कि व्हेन कर्व नीड नॉट नेसेसरीली पासिंग, नीड नॉट कि ज़रूरी नहीं कि वो पास कर रहा हो तो ईच कंट्रोल पॉइंट, कि हर एक कंट्रोल पॉइंट से वो पास कर रहा है, बल्कि इट अप्रोक्सीमेट्स द शेप ऑफ द कंट्रोल पॉलीगन। वो क्या करता है कि जो पॉलीगन है उसकी शेप को अप्रोक्सीमेट करता है, कि यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटेड शेप आ जाती है वैसी, और रिजल्टिंग जो कर्व होगा उसको हम नाम देंगे अप्रोक्सीमेटेड स्प्लाइन का। यहाँ पे हम इसका कोई डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं इस तरीके से। अब जो स्प्लाइन यहाँ से कवर करेगा, देखिए मान लीजिए कि ये इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है और इस वाले पॉइंट के पास में से पास ना करके इसके नज़दीक से गुजर गया, और फिर इस पॉइंट को पास कर रहा है, इसके पास में से निकल गया, इसको पास कर गया, इसको पास कर गया, ऐसे करते करते इस तरीके से स्प्लाइन जा रहा है यूँ। तो अब इसके अंदर देख सकते हैं कि ये पॉइंट कवर अप हो गया, ये पॉइंट कवर हो गया, ये पॉइंट कवर हो गया, और ये फर्स्ट वाला था, और हो सकता है कि यहाँ पे कोई लास्ट वाला हो। तो ये जो पॉइंट्स है कंट्रोल पॉइंट्स है, ये इससे पास कर रहा है स्प्लाइन। बट कुछ कंट्रोल पॉइंट ऐसे हैं जो वैकेंट रह गए, जिनको ये पास नहीं किया, बट जो इसने शेप दी वो हमारी अप्रोक्सीमेटेड शेप आ गई, तो वो हमारे हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटेड स्प्लाइन। देखिए इसमें अब नेक्स्ट हमारा आता है पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी कंडीशंस। पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी कंडीशंस। तीन टाइप्स होंगी इसके अंदर। देखिए, ईच सेक्शन ऑफ ए स्प्लाइन इज डिस्क्राइब्ड विद ए सेट ऑफ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फंक्शंस ऑफ द फॉर्म। अब ये यहाँ पे फॉर्म आती है x इज इक्वल टू एक्स u एंड y के लिए y है ये वाला फंक्शन, और ये z के लिए, और जो यहाँ पे u है ये वही अगेन लाई कर रहा है u1 और u2 के बीच में। तो वही सेट पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी बाय मैचिंग द पैरामीट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ एडजॉइनिंग कर्व सेक्शन एट देयर कॉमन बाउंड्री। तो यहाँ पे ही कह रहे हैं कि जो ये हमारे पास डेरिवेटिव्स होंगे इनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया, तीन इसकी कैटेगरी हो जाएंगी कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आता है जीरो ऑर्डर पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी, जीरो ऑर्डर। तो इसको हम ना रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, सी ऐसे जीरो, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया जीरो ऑर्डर की कॉन्टिन्यूटी, ये हो गया जीरो तो डिफाइन करने के लिए कि जीरो ऑर्डर है, और सी हो गया कॉन्टिन्यूटी के लिए। तो जीरो ऑर्डर कॉन्टिन्यूटी जो होगा वो सिंपली क्या करता है, कर्व्स मीट करते हैं इसके अंदर, सिंपली कर्व्स जो हैं वो सिंपली मीट करेंगे इसके अंदर। देखिए, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, जो ये हमने ऊपर फंक्शंस लिए हैं एक्स वाई जेड, तो ये कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इवेल्यूएटेड एट u2 फॉर द फर्स्ट कर्व सेक्शन आर इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इवेल्यूएटेड एट u1। क्या कहना चाह रहा है कि जो u2 है पॉइंट, तो उसके लिए जो वैल्यूज़ हैं एक्स वाई जेड की, जो हमने u2 के ऊपर कैलकुलेट करी हैं फर्स्ट कर्व के लिए। मान लो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक कर्व हमारे पास ये है और एक कर्व हमारे पास, ये दो कर्व की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि अगर हमारे पास ये जो पहला कर्व है ये वाला, तो इसके अंदर जो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करी गई है वो इक्वल है किसके, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इवेल्यूएटेड एट द अदर कर्व, जो दूसरा कर्व है। तो यहाँ पे इसको u1 कंसिडर कर लें या इसको u2 कर लें। तो इसने बोला कि जो इस कर्व की वैल्यूज़ जो कैलकुलेट करी गई हैं, जो इसकी कैलकुलेट करी गई हैं, अगर वो हमारी इक्वल होती हैं इसके अंदर। और दूसरा इसने क्या बोला था, देखिए यहाँ पे सिंपली कर्व्स मीट, देखो यहाँ पे कर्व मीट कर रहा है इस तरीके से। तो जहाँ पे कर्व जो है सिंपली मीट कर रहे हैं और वैल्यूज़ जो है इक्वल आ रही हैं, तो वो होते हैं ज़ीरो ऑर्डर पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी। इसके बाद दूसरा आता है फर्स्ट ऑर्डर पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, C1 हो गया ऑर्डर के लिए और C हमारा अगेन कॉन्टिन्यूटी के लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहता है कि फर्स्ट पैरामीट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ द कोऑर्डिनेट फंक्शंस फॉर टू सक्सेसिव कर्व सेक्शंस आर इक्वल एट देयर जॉइनिंग पॉइंट। कि जो दो हमारे पास सक्सेसिव कर्व आगे, एक हम कर्व इधर कंसिडर कर लेंगे और एक इधर कर्व कंसिडर कर लेंगे। दो सक्सेसिव कर्व जो हैं सेक्शन से हैं,
तो उनके लिए कह रहा है कि जो फर्स्ट पैरामीट्रिक डेरिवेटिव जो होगा वो इक्वल आएगा एट देयर ज्वाइनिंग पॉइंट, जो भी इनका ज्वाइनिंग पॉइंट होगा इसके लिए। और जो नेक्स्ट जो आता है सेकंड डिग्री पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी, इसको हम फिर से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से 2 और C। तो इसमें क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पैरामीट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ द टू कर्व सेक्शंस आर सेम एट द इंटरसेक्शन। अब इसमें क्या बोला है कि इसने कि जो फर्स्ट और सेकंड पैरामीट्रिक डेरिवेटिव्स हैं जो अलग अलग कर्व्स के, एक कर्व इधर हो गया एक कर्व इधर हो गया, तो इन दोनों के लिए जो फर्स्ट और सेकंड पैरामीट्रिक डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे सेम होंगे। कहाँ पे, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स जो है वो सेम आएंगे। तो ये हमारे हो गए सेकेंड डिग्री पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी। तो पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी के हमने 3 टाइप्स पढ़े, 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर और सेकेंड डिग्री ऑर्डर। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट आता है वो आता है ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी। देखिए ये हमारा था पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि इसके अंदर हमने पैरामीटर्स की बात करी थी। तो इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है फिर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी कंडीशंस। ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी कंडीशंस। अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी कंडीशंस में क्या होता है। देखिए, here parametric derivatives of the two sections to be proportional to each other at their common boundary instead of equal to each other। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो पैरामीट्रिक डेरिवेटिव्स होंगे दो सेक्शंस के, दो अलग अलग सेक्शन या दो कर्व्स की जो बात कर रहे हैं, जो उनके पैरामीट्रिक्स डेरिवेटिव्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, एक प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एट देयर कॉमन बाउंड्री इंस्टेड ऑफ इक्वल टू ईच अदर। यानी कि एक दूसरे के इक्वल होने की बजाय ये प्रोपोर्शनल होते हैं। हमने पैरामीट्रिक में ये बात करी थी कि वो इक्वल होंगे, बट यहाँ पे हम ये कहते हैं कि वो इक्वल ना होने की बजाय क्या होते हैं, वो प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल होने से क्या होता है कि अगर एक कर्व के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू C2 में भी चेंज आएगा, कि अगर इसके अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वैसा ही चेंज, यानी कि ये हमारे इस तरीके से कहते हैं कि प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो जो चीज़ इसके अंदर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर चेंज आ रहा है, तो ये इक्वल ना होकर के क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 डिग्रीज आ जाती हैं, 3 ऑर्डर आ जाते हैं, सॉरी। फर्स्ट है 0 ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी। अब इसके अंदर ये हमारा ज्योमेट्री के लिए है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे G से, G0। तो ये हो गया 0 ऑर्डर के लिए, और ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए G1 हो जाएगा और सेकेंड ऑर्डर के लिए G2 ऊपर हो जाएगा ये। तो पहला देखते हैं 0 ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी G0। टू कर्व सेक्शंस मस्ट हैव द सेम कोऑर्डिनेट पोजीशन एट द बाउंड्री पॉइंट। देखिए इस कहता है कि इसके अंदर क्या होएगा कि दो कर्व जो होंगे, दो कर्व सेक्शंस मस्ट हैव द सेम कोऑर्डिनेट पोजीशन एट द बाउंड्री पॉइंट। कि जो दो कर्व हम मान लें, सपोज हम C1 और C2 दो कर्व्स की बात कर लेते हैं, कि जो उनका बाउंड्री पॉइंट होगा जहाँ पे वो मीट करते हैं, सपोज कोई जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो बाउंड्री पॉइंट होगा इट मस्ट हैव द सेम कोऑर्डिनेट पोजीशन। जो कोऑर्डिनेट पोजीशंस होंगे ये इनके जो है वो सेम होंगे 0 ऑर्डर के अंदर। और जो G1 है इसके अंदर होगा पैरामीट्रिक फर्स्ट डेरिवेटिव्स आर प्रोपोर्शनल एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सक्सेसिव सेक्शंस। कि जो पैरामीट्रिक फर्स्ट डेरिवेटिव्स होगा, अगर फर्स्ट कर्व का या फर्स्ट सेक्शन का जो उसका पैरामीट्रिक फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो जो है प्रोपोर्शनल होता है एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सक्सेसिव सेक्शंस। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और दो सेक्शंस का, उनके जो है ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल कह सकते हैं कि ये भी प्रोपोर्शनल होता है। और लास्ट इसमें के अंदर आता है फिर G2, यानी कि इसके अंदर क्या होगी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पैरामीट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ द टू कर्व सेक्शंस आर प्रोपोर्शनल एट देयर बाउंड्री। अब इसके अंदर क्या आता है कि फर्स्ट और सेकंड पैरामीटर दोनों की बात कर रहा है। देखिए इसके अंदर वो फर्स्ट पैरामीटर की बात कर रहा था कि जो फर्स्ट पैरामीट्रिक डेरिवेटिव जो होता है वो, अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों की बात कर रहा है कि फर्स्ट और सेकंड पैरामीट्रिक डेरिवेटिव, दोनों पैरामीट्रिक डेरिवेटिव्स की P1 हो, हम कंसीडर कर लेते हैं कि P1 है हमारे पास, P1 है या P2 जो भी है, D1 D2 जो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट और जो सेकंड पैरामीट्रिक डेरिवेटिव्स होंगे ऑफ दो कर्व सेक्शंस के, वो हमारे प्रोपोर्शनल किसके होते हैं,
एट द इंटरसेक्शन बाउंड्री पॉइंट, जैसा कि हमने पिछले इस सेकंड वाले में पढ़ा था कि जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बाउंड्री का, तो इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर प्रोपोर्शनल होता है और इसमें दोनों के दोनों होंगे, तो इसलिए ये हमारा जो है सेकंड ऑर्डर का होगा और ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा। तो ये बी स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे कवर होती है। थैंक यू।